नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म UR स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूं और बिल्कुल यूट्यूब पे ऐसा पेपर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करने में आप सभी सहयोग करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका एक एक सब्सक्राइब है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप चैनल की सदस्यता लें और इससे आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव करें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम सौंपा था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मैप बनाने का काम है वो किसको सौंपा था? इरविन, जेम्स मिल, लॉरेंस, जेम्स रेनेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान यानी भारत का नक्शा बनाने का काम सौंपा था। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1757, 1765 और 1775। तो इसका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब हुआ था? 1871, 1860, 1859, 1849। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा नील विद्रोह 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में जस्ट दूसरे ही साल में जो 1859 में नील विद्रोह हुआ था, क्योंकि नील बागान मालिकों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे यहाँ के रहते यानी किसान, जमींदार वगैरह, इस कारण से उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में फिर से नया बन जाता है, तो वो होता है नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा बिल्कुल नवीकरणीय है, आज जितना उपयोग करो कल और नया मिल जाएगा। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है और जल विद्युत है, ये भी नवीकरणीय है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946, 1947, 1948, 1949। तो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर के अत्याचार किए थे। यानी जर्मनी में हिटलर ने किसके ऊपर अत्याचार किए थे? तो इसका सही आंसर होगा यहूदियों पर। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी खाली जगह को भरना है। पहला रिक्त स्थान देखिए, भारतीय संविधान में खाली जगह की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों की। तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है मौलिक अधिकार। तो पूरी लाइन बन जाएगी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उत्तर मैंने लाल कलर में यहाँ पे दे रखे हैं, ताकि जब आपको ये पढ़ने के लिए पेपर देने वाला हूँ तो उस समय पे आपके काम आएगा। अगला है, विधायिका में हमारे खाली जगह प्रतिनिधि होते हैं। तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अगला है, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें मौलिक लिख देना है। और प्रधानमंत्री लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएगा। और अंतिम है कि भारत में सभी लोग कानून की नज़र से बराबर होंगे। तो ये पूरे आपके जो राजनीति विज्ञान की बुक है उससे प्रश्न रिक्त स्थान वाले लिए हैं। अगला है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? इसका सही आंसर होगा सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की है। किसने की है? वास्को डिगामा ने। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कब की है? 1498 में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह का समर्थन किस किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा नील विद्रोह का समर्थन नील किसानों, गांव के मुखियाओं और स्थानीय जमींदारों ने किया। ठीक है ना, किस किसने? नील किसानों ने, गांव के मुखियाओं ने और स्थानीय जमींदारों ने। अगला प्रश्न है, झूम खेती किसे कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा झूम खेती। घुमंतु खेती को कहा जाता है। घुमंतु का मतलब है किसी एक भूखंड है यानी कोई जंगल है, उसके जो पेड़ पौधे हैं उनको काट के वहाँ पे उसको जला के उसी राख को जमीन के अंदर मिला देते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। कुछ समय तक वहाँ पे खेती करते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 साल तक। और जैसे ही भूमि के अंदर उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे जाके इसी तरह से पेड़ पौधों को काटते हैं और वहाँ पे खेती करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह की जो खेती होती है झूम खेती कहते हैं। देखिए किताब की परिभाषा किस तरह से है। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इनमें वनों को काटकर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं, जिस तरह से अभी मैंने बताया उसी तरह से। अगला देखिए संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन संरक्षण, तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना यानी सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय यानी नया बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। विद्यार्थियों मैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस पेपर को डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसी लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, यह पेपर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि खराब किस कारण से होती है, इनके 2 कारण लिखने हैं। तो पहला देखिए वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई, और दूसरा है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग यानी अपन खेतों के अंदर दवाइयां अधिक से अधिक डालते हैं, इससे भी भूमि खराब होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 पारितंत्र किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा समस्त जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर आधारित एवं निर्भर रहती हैं, यानी समस्त जितने भी जीव जंतु हैं जीवन में जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हो जाएंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है किसी एक धर्म के वर्चस्व को समाप्त करना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। तो देश के लिए कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सी है, इसका गठन कैसे किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, जिसे विधायिका भी कहा जाता है। इसका गठन 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा द्वारा होता है। तो संसद का गठन कैसे होता है, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। देश का राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग होता है संसद का, ठीक है ना। अगला है घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है। जब परिवार के कोई पुरुष घर की किसी औरत के साथ में मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या फिर मारपीट करता है, तो ऐसी स्थिति घरेलू हिंसा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आसियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक दोनों ही एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज के मुख्य धारा से अलग कर देना या फिर अलग हो जाना हास्याकरण कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा से अलग कर देते हैं या फिर वो अलग हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हास्याकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके कारण से क्या होता है, समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक जीवन जीते हैं और वे शैक्षिक व अन्य संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं, यानी उनका जीवन है और ज्यादा खराब हो जाता है। अब जो प्रश्न आ रहा है ये राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक गोल्डन प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, पक्का आने की संभावना रहेगी। हुरडा सम्मेलन आपके जो हमारा राजस्थान बुक है उससे ये प्रश्न लिया गया है और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम लेके आते हैं। हम आपके लिए मेहनत करते हैं क्योंकि आपके 4 बुक हैं और उनमें से प्रश्नों को छांट कर लेना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये है इंपॉर्टेंट, तो ये सारा मेहनत का खेल है विद्यार्थियों और आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी हमारा सहयोग करें, आप वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो हुरडा सम्मेलन में क्या ऐदनामा तैयार
किया गया है, इनके बारे में आपको बताना है। हुरडा सम्मेलन आप सभी को पता होगा, हुरडा नामक स्थान जो कि भीलवाड़ा जिले में है, 17 जुलाई 1734 में ये सम्मेलन हुआ था। ये मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजपूत राजाओं के द्वारा बुलाया गया था सम्मेलन। तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको अच्छे से याद करके लिखना है। अगला प्रश्न है एस्क क्या है? धात्विक खनिजों में एस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शेल, जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है एस्क कहलाते हैं। शेल का मतलब होता है पत्थर, तो शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है एस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिजों में एस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के समूह में पाए जाते हैं। तो शेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शेल। तो आग्नेय और कायांतरित शेल के मध्य में पाए जाते हैं ये। आगे के जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए 5-5 नंबर का रहने वाला है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या सही है? तो इसका सही आंसर होगा स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटकर एक किताब लिखी, ब्रिटिश भारत का इतिहास, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसने लिखी? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये भी आप ध्यान रखना। इसमें क्या समस्याएं थी देखिए। पहली समस्या ये थी कि कालखंडों का ये आवंटन धर्म आधारित था, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि धर्म आधारित नहीं रख सकते हैं। दूसरा देखिए, इतिहास के किसी भी दौर को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ में चलते। ऐसा थोड़ा हिंदू और मुस्लिम 2 ही धर्म थे, बाकी भी तो धर्म साथ में चल रहे थे, तो धर्म आधारित इतिहास को नहीं बांट सकते हैं विद्यार्थियों। तीसरा है कि प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। प्राचीन भारत में शासक खूब थे, तो उनका सभी का एक धर्म नहीं था, इस कारण से ये विभाजन अच्छी बात नहीं है। इतिहास के विभाजन के इस आधार का उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। जेम्स मिल यही चाहता था कि लोगों के अंदर फूट डले और आपस में ना एक दूसरे के प्रति घृणा रखें, इसीलिए इन्होंने इतिहास को इस तरह से लिखा था। और 5वां है कि मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना था तथा इससे पहले के शासकों को जातिवाद तथा अंधविश्वास से पूर्ण कहा। उनकी ये औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचायक है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके इतिहास की बुक का प्रश्न। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर ये नहीं आएगा तो ये पक्का आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? ये दोनों ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपनी गाइड से बड़ा उत्तर है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगला है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। या रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? दोनों ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर हम दे रहे हैं, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो रैयतों को नील की खेती करने से कतराने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से कारण थे देखिए। पहला कारण है कि रैयतों को नील की खेती करने हेतु अग्रिम ऋण दिया जाता था, यानी रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसानों को नील की खेती करने हेतु पहले से ऋण दिया जाता था, मतलब पहले से उधार में पैसे देते थे वो मालिक। लेकिन फसल तैयार होने के बाद कम कीमत पर फसल को कंपनी के लिए बेचने को मजबूर किया जाता था। लेकिन जैसे फसल तैयार होती थी नील की खेती यानी नील की फसल, तो उनको कम दाम में ही कंपनी को वो फसल है वो बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इस कारण से वे अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे और कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते थे जो कभी टूटने वाला ही नहीं था, यानी ऐसे चक्रव्यूह में वो फंस जाते थे। यानी एक तरह से किसानों को फंसाया जाता था, पहले कर्ज देते थे और फिर जैसी फसल तैयार होती थी तो उनको कम कीमत पे ही वो कंपनी वाले है वो खरीद के ले लेते थे जबरदस्ती। दूसरा है कि रैयतों को अपनी जमीन के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करनी होती थी, इस कारण से उनकी खाद्यान्न आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी। मान लो किसी रैयत को जमींदार ने या फिर उन अंग्रेजों ने खेत दे दिया, तो उसके एक फिक्स भाग पे उनको नील की खेती करनी पड़ती थी, तो बाकी वाला जो शेष जो जमीन रहती थी वहाँ पे वो अपने खाने के लिए फसल बोते थे, लेकिन वो जमीन पर्याप्त नहीं होती थी। यह भी एक प्रमुख कारण था। तीसरा कारण था कि नील की खेती के लिए सर्वाधिक उर्वरा शक्ति युक्त भूमि का आवश्यकता होती थी, इसलिए शेष भूमि
खाद्यान्न तथा दालों आदि के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी जहाँ कहीं पे भी नील की खेती करते थे तो वहाँ पे जो बेस्ट भूमि होती थी, यानी जो उर्वरक क्षमता वाली बेस्ट भूमि होती थी, वहाँ पे तो नील की खेती करवाते थे, और जो अन्य भूमि होती थी वहाँ पे खाद्यान्न फसल बोते थे। तो इससे उन किसानों की पूर्ति नहीं हो पाती थी कि भाई खाने के लिए उनको अच्छी उपज नहीं मिल पाती थी। अगला देखिए, नील की खेती में लागत व परिश्रम अधिक होने के बाद भी कंपनी अधिकारी उपज का बहुत कम मूल्य निर्धारित करते थे, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और उनको रेट कम देते थे। नील की खेती करने वाले रेतों को इतना शारीरिक श्रम करना पड़ता था, यानी इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि उनके पास में अपनी दूसरी उपजों की सार संभाल का समय ही नहीं मिल पाता था, यानी दूसरी फसल के लिए उनको समय ही नहीं मिल पाता था, वो नील की खेती में फंसे रहते थे। और सट्टा है कि बहुत सारे किसानों ने नील बागानों के शोषणपूर्ण तरीके के कारण नील की खेती करने से मना कर दिया था। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न है, मैंने पूरा समझाया है, आप अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि डीकवू से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये नहीं आएगा तो ये पक्का आएगा। स्थानांतरित झूम कृषि किस प्रकार की जाती है, समझाइए। तो झूम खेती के बारे में मैंने पहले भी बताया है, और ये बड़ा प्रश्न है, वो छोटा था। या फिर डीकवू से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। डीकवू कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेजों से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। क्योंकि उनको जंगलों से निकाल दिया था, जंगलों से बाहर मजदूरी पे लेके आते थे और उनके साथ में शोषण करते थे, ये सारी बातें आपको बतानी है। अगला देखिए, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण है, यह आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैंने पूरा पेपर समझाने का प्रयास किया है, और मैंने बार बार बोला है इस वीडियो में, क्योंकि मैं इतनी कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज आपकी ज़रूरत है, आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है, आपके वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए। आगे इससे भी बेहतर पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।